वेलकम फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल एएनएम स्पेशल 24 में फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं, सभी कई बार पूछे गए हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर दें। फ्रेंड्स बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। व्हाट प्राइमरली ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन दी ब्लड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बी नंबर आपका राइट होगा। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के द्वारा फ्रेंड्स ऑक्सीजन, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन को देख लें कि हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है और ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के विभिन्न भागों तक, ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने में मदद करता है, सहायता करता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ें क्वेश्चन नंबर 2 को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। पहले आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें क्योंकि सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं और ये पूछे गए हैं कई बार। गर्भावस्था के दौरान फोलिक एसिड की अनुशंसित दैनिक खुराक कितनी होती है। व्हाट इज़ द रिकमेंडेड डेली डोज ऑफ फोलिक एसिड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। गर्भावस्था के दौरान फोलिक एसिड की जो अनुशंसित खुराक होती है वो कितनी होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बी नंबर आपका राइट होगा, 400 माइक्रोग्राम होती है। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका राइट होगा। एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि गर्भावस्था के दौरान न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की रोकथाम के लिए प्रतिदिन 400 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड लेने की सलाह दी जाती है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 पढ़ें क्वेश्चन नंबर 3 को और आंसर दें। देखिए सभी क्वेश्चन सिंपल हैं और सभी रिपीटेड हैं, ये कई बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो जितना हो सके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर दें। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। विच इज़ दी लार्जेस्ट आर्गन इन दी ह्यूमन बॉडी। सबसे बड़ा अंग पूछा गया है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है फ्रेंड्स। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप तुरंत आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे स्किन होगा, त्वचा होगा। ठीक है, ये सबसे बड़ा अंग है मानव शरीर का। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को देखते हैं कि त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है जो शरीर की सुरक्षा और तापमान को नियंत्रित करने में सहायता करती है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 पढ़ें क्वेश्चन नंबर 4 को और आंसर दें फ्रेंड्स। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। क्वेश्चन को आप पढ़ लें कि निम्नलिखित में से कौन सा टीका जन्म के समय दिया जाता है। ये तो कई बार आपने पढ़ा होगा क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन्स इज गिवन एट बर्थ। बताएं फ्रेंड्स कौन सा टीका जन्म के समय दिया जाता है। तो फ्रेंड्स आपको मालूम है कि बीसीजी का जो टीका है वो जन्म के समय दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे बी नंबर आपका राइट होगा। जो बीसीजी का टीका है फ्रेंड्स बैसिलस कैलमेटिक यूरिन, इसे जन्म के समय लगाया जाता है, जन्म के समय दिया जाता है। फ्रेंड्स किसके लिए दिया जाता है। तो तपेदिक अर्थात टीबी से बचाने के लिए शिशु को दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ें क्वेश्चन नंबर 5 को फ्रेंड्स और आंसर दें। खसरा अर्थात मीजल्स का रोग का कारण कौन सा वायरस है। विच वायरस कॉजेज मीजल्स। मीजल्स का फ्रेंड्स जो रोग होता है मीजल्स, इसका कारण कौन सा वायरस है, किस वायरस की वजह से मीजल्स हो जाता है। बताएं फ्रेंड्स, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये रिपीटेड है, पूछे गए क्वेश्चन है, आप तुरंत आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सी नंबर आपका राइट होगा, मीजल्स वायरस। ठीक है, यहाँ पे सी नंबर आपका राइट होगा। और इनकी रोकथाम के लिए कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है। तो MMR की वैक्सीन लगाई जाती है, जो कि फ्रेंड्स एक वैक्सीन होती है, तीनों बीमारियों में काम करती है। मीजल्स, मम्स, रूबेला, ठीक है, तीनों बीमारियों में काम करती है एक ही वैक्सीन। ठीक है, ये कॉमन वैक्सीन है। मीजल्स वायरस खसरा रोग का प्रमुख कारण है जो तेज बुखार, लाल चकत्ते और श्वसन संक्रमण उत्पन्न करता है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 6 को फ्रेंड्स और आंसर दें। शरीर में पानी की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स कौन सा है। विच हार्मोन्स रेगुलेट वाटर बैलेंस इन दी बॉडी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, कई बार ये पूछा गया है, क्वेश्चन रिपीटेड है।
आप लोग जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में आंसर दें कि विच हार्मोन्स रेगुलेट्स वाटर बैलेंस इन द बॉडी। आपके बॉडी में वाटर का फ्रेंड्स बैलेंस करके कौन रखता है, कौन सा हार्मोन्स है जो वाटर बैलेंस के लिए जिम्मेदार होता है। तो फ्रेंड्स ये जो एडीएच हार्मोन्स है, यहाँ पे सी नंबर यहाँ पे आपका राइट होगा एडीएच। इसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स कहा जाता है, एडीएच को एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। ठीक है, ये आपके शरीर में पानी की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है और इसका जो दूसरा नाम है फ्रेंड्स, इसे वेसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एडीएच को हम वेसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को देख लें कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन से एडीएच कहा जाता है। ये गुर्दे में पानी के पुनः शोषण को नियंत्रित करता है और शरीर में जल संतुलन बनाए रखने में भी मदद करता है। फ्रेंड्स, अगर कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है 79 85 47 30 42। ठीक है, कोई भी कैंडिडेट हो जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इन्हीं नंबरों पे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, अगर आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। फ्रेंड्स, हमारी जो पीडीएफ है वो आपको 199 में प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, 199 रुपये में आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो कि फ्रेंड्स सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, नर्सिंग का फ्रेंड्स यहाँ पे एएनएम से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, चाहे जिस स्टेट से हो आप, ठीक है, किसी भी राज्य से अगर आप एएनएम की तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी हमारी पीडीएफ। फ्रेंड्स, अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। अगर फ्रेंड्स आप क्लास लेना चाहते हैं तो भी हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स पढ़ें क्वेश्चन को। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन? बताएं फ्रेंड्स, एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन है इसकी खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? गेस करें फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? सिंपल क्वेश्चन है, सभी रिपीटेड है, कई बार ये पूछे गए क्वेश्चन है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पे ए नंबर आपका राइट होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन है इसकी खोज की थी। चलिए यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन को देख लें कि 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, जो पहली एंटीबायोटिक थी और कई बैक्टीरियल संक्रमणों के इलाज में क्रांतिकारी साबित हुई थी। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 8 को और आंसर दें। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें क्योंकि सभी रिपीटेड क्वेश्चन है। हीमोफीलिया किस प्रकार का विकार है? हीमोफीलिया इज अ डिसऑर्डर रिलेटेड टू। ये कैसा विकार है हीमोफीलिया? तो ये तो सभी को पता है फ्रेंड्स कि हीमोफीलिया का है, ये एक आनुवांशिक विकार है। ठीक है, आनुवांशिक डिसऑर्डर है जो कि फ्रेंड्स रक्त का थक्का जमना, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग। इसमें क्या होता है, जब कोई व्यक्ति फ्रेंड्स किसी व्यक्ति को हीमोफीलिया हो जाता है तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन को देख ले कि हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसमें रक्त का थक्का बनने में समस्या होती है। ठीक है, जिससे अत्यधिक रक्त का स्राव हो जाता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 9 को और आंसर दें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। ठीक है, अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें कि गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप को क्या कहा जाता है? व्हाट इज हाई ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉल्ड? बताएं फ्रेंड्स, क्या कहेंगे आप? जब प्रेगनेंसी के दौरान बीपी बढ़ जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? उच्च रक्तचाप का हो जाना क्या कहलाता है फ्रेंड्स? एक्लेम्सिया कहा जाएगा कि प्रेक्लेम्सिया कहा जाएगा? या फिर हाइपोटेंशन, एनीमिया, डायबिटीज मेलिटस? तो यहाँ पे फ्रेंड्स प्रेक्लेम्सिया कहा जाएगा। ठीक है, गर्भावस्था अगर प्रेगनेंसी के दौरान फ्रेंड्स आपकी बीपी बढ़ती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है और फ्रेंड्स अगर आप जांचें कराती हैं, ठीक है, यूरिन जांच वगैरह कराती हैं, तो उसमें आपके यूरिन में अगर प्रोटीन की उपस्थिति होती है तो फ्रेंड्स बिल्कुल कंफर्म है कि आपको प्रेक्लेम्सिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि प्रेक्लेम्सिया के जो लक्षण होते हैं वो फ्रेंड्स क्या होता है कि आपके ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना और आपके यूरिन में प्रोटीन की उपस्थिति। ठीक है, तो ये प्रेक्लेम्सिया के लक्षण होते हैं। ए नंबर यहाँ पे आपका राइट होगा। ठीक है, देख लें यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को कि प्रेक्लेम्सिया एक गर्भावस्था संबंधी स्थिति है जिसमें उच्च रक्तचाप और मूत्र में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे जटिलताएं हो सकती हैं। ठीक है, आपकी प्रेगनेंसी में जटिलताएं हो सकती हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 10 को और आंसर दें। फ्रेंड्स बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर?
कि सामान्य गर्भावधि जेस्टेशनल पीरियड कितनी होती है। सामान्य गर्भावधि कितनी होती है। व्हाट इज़ द नॉर्मल जेस्टेशनल पीरियड। नॉर्मल जेस्टेशनल पीरियड कितना होता है फ्रेंड्स, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नॉर्मल जो जेस्टेशनल की बात की गई है तो यहाँ पे 40 सप्ताह होती है। ऑप्शन यहाँ पे सी आपका राइट होगा। एक्सप्लेनेशन को देख लें, कई बार आपने पढ़ा होगा कि मनुष्यों में सामान्य गर्भकाल लगभग 40 सप्ताह अर्थात 280 दिन होता है, जो कि अंतिम मासिक धर्म की तिथि से गिना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 11 नंबर क्वेश्चन। आप पढ़ें 11 नंबर क्वेश्चन को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं और सभी पूछे गए हैं। सबसे अधिक संक्रामक यौन संचारित रोग कौन सा है। देखिए फ्रेंड्स, सभी ये यौन संचारित रोग हैं, जितने भी ऑप्शन पे दिए गए हैं सभी यौन संचारित रोग हैं। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि विच इज़ द मोस्ट कंटाजियस सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। ठीक है, सबसे अधिक संक्रामक, तो सबसे अधिक जो संक्रामक है वो क्या है आपका HIV। ठीक है, सॉरी यहाँ पे गोनोरिया है। ठीक है, गलती से फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है, HIV, सिफिलिस, गोनोरिया और हर्पीज। तो फ्रेंड्स ये तीनों क्या है कि फ्रेंड्स संक्रामक तो है, बट सबसे ज़्यादा जो संक्रामक है वो गोनोरिया है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि गोनोरिया इतना संक्रामक क्यों है। ठीक है, गोनोरिया एक अत्यधिक संक्रामक यौन संचारित रोग है। जो गोनोरिया है ये एक अत्यधिक संक्रामक यौन संचारित रोग है जो निसेरिया गोनोरिया बैक्टीरिया के कारण होता है और पुरुषों और महिलाओं दोनों को प्रभावित कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आपको ये पता चल गया होगा कि फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है गोनोरिया। ठीक है, जो कि फ्रेंड्स होता सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है ये। ठीक है, जो चारों यहाँ पे दी गई हैं ऑप्शन पे, चारों बीमारियाँ दी गई हैं। HIV अर्थात एड्स भी दिया गया है, सिफिलिस भी दिया गया है, गोनोरिया और हर्पीज। ये फ्रेंड्स सभी STD के कारण होते हैं, सभी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज हैं। बट सबसे ज़्यादा जो खतरनाक है, सबसे ज़्यादा घातक है वो कौन सा है, गोनोरिया है। ठीक है, यहाँ पे C नंबर राइट होगा। ठीक है, इसको हमेशा ध्यान पे रखें फ्रेंड्स, क्योंकि कन्फ्यूजन पैदा कर देता है क्वेश्चन। ठीक है, ज़्यादातर हमेशा लोग एड्स पर ही टिक करके आएंगे। ठीक है, क्योंकि कंफर्म पता नहीं होता है ना, बहुत से लोगों को पता नहीं होता, इस वजह से ज़्यादातर लोग एड्स को ही पहले चूज करेंगे। ठीक है, कि सबसे जो खतरनाक है वो एड्स है। लेकिन यहाँ पे क्या है सबसे खतरनाक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, गोनोरिया है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लें कि डेंगू बुखार का मुख्य लक्षण क्या होता है। बताएं फ्रेंड्स, डेंगू बुखार का मुख्य लक्षण बताना है। व्हाट इज द मेन सिम्टम्स ऑफ डेंगू फीवर। अत्यधिक ठंड लगना, त्वचा पर चकत्ते, प्लेटलेट्स की कमी, सांस लेने में कठिनाई। तो फ्रेंड्स क्या हो जाता है, डेंगू बुखार का जो मुख्य लक्षण है वो प्लेटलेट में कमी हो जाती है। ठंड तो लगती है फ्रेंड्स, लेकिन ज़्यादा ठंड नहीं लगती है। जो ये डेंगू फीवर होता है इसमें ज़्यादा ठंड नहीं लगती है, ठंड लगती है बट ज़्यादा नहीं लगती है। लेकिन जो प्लेटलेट्स होते हैं, प्लेटलेट काउंट होते हैं, बहुत तेज़ी से गिरते हैं फ्रेंड्स, बहुत तेज़ी से कम होते हैं। ठीक है, इस वजह से इसका मुख्य लक्षण क्या होता है, प्लेटलेट काउंट। क्योंकि ये फ्रेंड्स वायरस से होता है ना, एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। और ये वायरस से होता है फ्रेंड्स। जो डेंगू बुखार है इसी को ब्रेक बोन फीवर कहा जाता है, हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है इसे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो बुखार है डेंगू, ये प्लेटलेट को बहुत तेज़ी से कम करता है। और फ्रेंड्स ये वायरस क्या करते हैं, वायरस फ्रेंड्स आपके बॉडी सेल्स को ही खाने लगते हैं, बॉडी सेल्स को आपके डैमेज कर देते हैं। चलिए एक्सप्लेन को देखते हैं कि डेंगू वायरस से संक्रमित व्यक्ति में प्लेटलेट काउंट तेज़ी से कम हो जाते हैं, जिससे रक्तस्राव और जटिलताएं भी हो सकती हैं। अगर बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स प्लेटलेट्स आपकी कम हो गई हैं, बहुत ज़्यादा डाउन हो गई हैं, तो फ्रेंड्स बॉडी के किसी भी अंग से ब्लड आ सकता है। ठीक है, किसी भी अंग से ब्लीडिंग हो सकती है। अगर अगर फ्रेंड्स सही से ट्रीटमेंट नहीं मिला समय पर, तो फ्रेंड्स ये घातक हो जाता है। ठीक है, खतरनाक है फ्रेंड्स डेंगू फीवर। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ें और आंसर दें। 13 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है। तो विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन द बॉडी। कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, कई बार आपने पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन सिंपल है, रिपीटेड क्वेश्चन है। बताएं मैं क्या होगा इसका राइट आंसर। विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन द बॉडी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी आवश्यक है। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन को देख लें कि विटामिन डी शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है और हड्डियों को मजबूत बनाए रखता है।
चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 14 को। बच्चे के जन्म के बाद पहला स्तनपान कब कराया जाना चाहिए? बच्चे के जन्म के बाद पहला जो स्तनपान है, ब्रेस्ट फीडिंग है, इसे कब कराया जाना चाहिए? तो व्हेन शुड दी फर्स्ट ब्रेस्ट फीडिंग बी डन आफ्टर बर्थ? कब कराया जाना चाहिए फ्रेंड्स? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछे गए हैं कई बार। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, 1 घंटे के भीतर, विद इन 1 आवर्स, ठीक है, 1 घंटे के भीतर कराना चाहिए। एक्सप्लेन को देख लें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार नवजात शिशु को जन्म के पहले घंटे के भीतर माँ का पहला दूध, अर्थात जो कोलेस्ट्रम होता है, कोलेस्ट्रम माँ का पहला दूध होता है, जो कि फ्रेंड्स पीले कलर का होता है, ठीक है, पीले कलर का गाढ़ा दूध होता है, ठीक है, इसको पिलाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 15 को और आंसर दें। रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स कौन सा है? विच हार्मोन्स रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल? रक्त में ग्लूकोज के स्तर को कौन नियंत्रित करता है, कौन कंट्रोल करके रखता है फ्रेंड्स? विच हार्मोन्स रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल? तो फ्रेंड्स क्या करता है? इंसुलिन आपकी बॉडी में फ्रेंड्स रक्त के स्तर को कंट्रोल करके रखता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। यहाँ पे बी नंबर आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को देख लें कि इंसुलिन अग्न्याशय की जो फ्रेंड्स ये पैनक्रियाज है, अग्न्याशय है, इसकी बीटा सेल्स से फ्रेंड्स सिक्रेशन होता है इनका, ठीक है, जो बीटा सेल से इनका सिक्रेशन होता है, किसका? इंसुलिन का। इसके द्वारा ये स्रावित होती हैं और यह रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करती हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 7985473042, ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। हमारी जो पीडीएफ है 199 रुपये में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो कि फ्रेंड्स किसी भी एग्जाम के लिए एएनएम के बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगी, ठीक है। आप फ्रेंड्स भारत के किसी भी राज्य से एएनएम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी हमारी पीडीएफ, ठीक है फ्रेंड्स, जो कि आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और अगर आप क्लास लेना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप क्लास के लिए भी इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स हमारी जो ऑनलाइन क्लास की जो हमारी फ़ीस है भी 1000 रुपये है, ठीक है। ये फ्रेंड्स 50% डिस्काउंट के बाद हमारी 1000 रुपये फ़ीस है, जो कि कंप्लीट कोर्स, हम आपका कंप्लीट कोर्स के लिए ये फ़ीस है 1000 रुपये, क्योंकि हमारी फ़ीस 2000 रुपये थी, बट हमने इसमें 50% का डिस्काउंट किया है, ठीक है, जो कि 1000 रुपये हमारी फ़ीस है अभी। अगर फ्रेंड्स जो भी कैंडिडेट एडमिशन लेना चाहता है तो एडमिशन भी ले सकता है फ्रेंड्स। आपको अलग से पीडीएफ परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी 1000 रुपये में आपको फ्रेंड्स क्लास भी मिलती रहेगी और फ्रेंड्स आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी, डेली वीडियो लेक्चर होंगे और फ्रेंड्स ऑफलाइन भी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। पढ़ें 16 नंबर क्वेश्चन को। पोस्टपार्टम हेमोरेज पीपीएच को रोकने के लिए कौन सी दवा दी जाती है? विच ड्रग इज गिवन टू प्रिवेंट पोस्टपार्टम हेमोरेज? पीपीएच को रोकने के लिए फ्रेंड्स कौन सी दवा दी जाती है? बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? ये फ्रेंड्स दवा कौन सी दी जाती है? तो ये ऑक्सीटोसिन दी जाती है, ठीक है, यह हार्मोन्स है, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन दिया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है, यह हार्मोन्स है ऑक्सीटोसिन। ये फ्रेंड्स क्या करता है कि यूट्रस के में कॉन्ट्रैक्शन के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। यूट्रस में जब कॉन्ट्रैक्शन होते हैं तो फ्रेंड्स उसमें क्या होता है कि ब्लीडिंग कम हो जाती है, इसलिए फ्रेंड्स ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जिम्मेदार होता है और इसी को लव हार्मोन्स भी कहा जाता है। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स है, इसको लव हार्मोन्स कहा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। और ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स है फ्रेंड्स, ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन्स है, ये क्या करता है फ्रेंड्स, जो जानवर होते हैं उनमें दूध उतारने का भी काम करता है। जानवर, आपने देखा होगा कि जानवरों के जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं वो ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ठीक है, ताकि जानवरों में अच्छे से दूध का सिक्रेशन हो सके, ठीक है। मिल्क सिक्रेशन के लिए भी जिम्मेदार होता है कौन सा हार्मोन्स? ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। और फ्रेंड्स ये जो मिल्क प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार कौन सा होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन्स मिल्क के प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार होता है। दूध के प्रोडक्शन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो ये प्रोडक्शन के लिए फ्रेंड्स प्रोलैक्टिन हार्मोन्स जिम्मेदार होता है और सिक्रेशन के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जिम्मेदार होता है। और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स लव हार्मोन्स भी कहा जाता है इसे। और फ्रेंड्स माँ जो अपने बच्चे को बार बार किस करने के लिए, चूमने के लिए प्रेरित होती है, उत्तेजित होती है, तो इसी हार्मोन्स के कारण फ्रेंड्स उत्तेजित होती है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आप एक्सप्लेन को देख लें कि ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन्स है जो गर्भाशय की सिकुड़न को उत्तेजित करता है और प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव पीपीएच को रोकने में मदद करता है, ठीक है।
चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन को आप पढ़ें कि बीसीजी का टीका किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है। जो बीसीजी का टीका है, बैसिलस कैलमेटिक यूरिन का जो टीका है, ये किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है। आप लोगों को पता होगा क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और कई बार ये पूछा गया है। बीसीजी वैक्सीन प्रोटेक्ट अगेंस्ट विच डिसीज? बीसीजी वैक्सीन प्रोटेक्ट अगेंस्ट विच डिसीज? टेटनस, डिप्थीरिया, टपेदिक, पीलिया, तो सॉरी पोलियो। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होगा, टीबी से बचाव के लिए बीसीजी टीका लगाया जाता है। और एक कब लगाया जाता है, तो बर्थ पर लगाया जाता है, ठीक है, एट बर्थ, जन्म पर लगाया जाता है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन को देख लें कि जो बीसीजी टीका है, इसका पूरा नाम है बैसिलस कैलमेटिक यूरिन। इसका जो टीका फ्रेंड तपेदिक से सुरक्षा प्रदान करता है, तपेदिक से अर्थात टीबी रोग से सुरक्षा प्रदान करता है और इसे जन्म के समय लगाया जाता है। ये फ्रेंड्स बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, ठीक है। ये जो टीबी रोग है, ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण ये आपको टीबी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। पढ़े क्वेश्चन नंबर 18 को कि सामान्य रक्तचाप का स्तर क्या होता है। व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर लेवल? नॉर्मल बीपी का फ्रेंड्स जो स्तर है वो क्या होता है, सामान्य रक्तचाप कितना होता है, सभी को पता होगा फ्रेंड्स कि 120 से 80 mm ऑफ एचजी होता है, ठीक है। ये फ्रेंड्स क्या होता है, सिस्टोलिक होता है और ये डायस्टोलिक होता है। ऊपर वाला सिस्टोलिक और नीचे वाला डायस्टोलिक होता है। एक्सप्लेनेशन को देख लें कि सामान्य रक्तचाप स्तर 120 से 80 mm ऑफ एचजी होता है। 140/90 mm से अच्छे फ्रेंड्स, इससे अधिक होने पर क्या होता है कि उच्च रक्तचाप में माना जाता है। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे 140 है और नीचे का आपका 90 है, ऊपर का 140 है आपका बीपी और नीचे का 90 है, तो फ्रेंड्स क्या होता है कि ये भी नॉर्मल में ही काउंट किया जाएगा कि मतलब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर ये फ्रेंड्स 140 के बजाय 150 अगर हो जाता है और यहाँ फ्रेंड्स क्या हो जाता है, 100 हो जाता है, 90 से 100 या 110, तो फ्रेंड्स क्या होता है कि हाइपरटेंशन है, मतलब कि उच्च रक्तचाप माना जाएगा इसे। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। पढ़े क्वेश्चन नंबर 19 को। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? कई बार आपने पढ़ा होगा ये क्वेश्चन, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, बताएं हमें क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए ये एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है आयरन की कमी से, ठीक है। विच डिसीज इज काज्ड बाय आयरन डिफिशिएंसी? तो इसे खून की कमी हो जाती है, एनीमिया रोग हो जाता है जिसे खून की कमी कहा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। एनीमिया अर्थात खून की कमी। आयरन की कमी से शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे एनीमिया हो जाता है और व्यक्ति को कमजोरी और थकान महसूस होती है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 नंबर क्वेश्चन है, आप पढ़ें अच्छे से और आंसर दें। गर्भावस्था के दौरान सबसे महत्वपूर्ण मिनरल कौन सा होता है? बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। प्रेगनेंसी के दौरान सबसे महत्वपूर्ण मिनरल कौन सा है? विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? प्रेगनेंसी के दौरान सबसे महत्वपूर्ण जो मिनरल है वो कौन सा है, गेस करें। देखिए आपको पता होगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये आयरन होगा, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट है। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। गर्भावस्था के दौरान आयरन अत्यधिक आवश्यक होता है। जो आयरन की गोलियां होती हैं बहुत ज़्यादा आवश्यक होती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि यह हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करती हैं और भ्रूण के विकास के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, आप पढ़ें 21 नंबर क्वेश्चन को और आंसर दें। नवजात शिशु में जन्म के समय हृदय गति कितनी होती है? व्हाट इज द हार्ट रेट ऑफ आ न्यू बॉर्न एट बर्थ? जन्म के समय नवजात शिशु की फ्रेंड्स जो हार्ट बीट होती है, हृदय गति कितनी होती है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स 100 से 160 बीट पर मिनट होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा, 100 से 160 बीट पर मिनट। कभी कभी फ्रेंड्स ऑप्शन पे दिया होता है कि 110 से 160 बीट पर मिनट होता है, कहीं कहीं ऑप्शन पे 120 से फ्रेंड्स 110 दिया होता है, कहीं कहीं 120 दिया होता है और उसके बाद आगे दिया होता है 160 बीट पर मिनट, ठीक है। तो ऑप्शन पे एक ही दिया जाएगा जो कि सटीक आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सी नंबर आपका राइट है। एक्सप्लेन को देख लें कि नवजात शिशु की सामान्य हृदय गति 100 से 160 बीट प्रति मिनट होती है, जो धीरे धीरे बढ़ती है, उम्र के साथ स्थिर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 22। एड्स का कारण कौन सा वायरस होता है? विच वायरस कॉजेज एड्स?
एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का जो वायरस है बताएं फ्रेंड्स। विच वायरस कॉजेज एड्स? तो ये फ्रेंड्स HIV, ठीक है, सी नंबर यहाँ पे आपका राइट होगा, HIV। एक्सप्लेन को देख लें कि एड्स ह्यूमन डिफिशियंसी वायरस के कारण होता है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देता है। ये क्या करता है फ्रेंड्स, आपकी इम्यून जो पावर होता है आपका वायरसों से फ्रेंड्स लड़ने का जो आपके अंदर जो क्षमता होती है ये उसी को कम कर देता है। क्योंकि आपको पता है, मैंने बताया कई बार, जो वायरस होता है फ्रेंड्स ये आपके बॉडी सेल्स को ही खत्म कर देता है, डैमेज करने लगता है। ठीक है, इस वजह से आपका जो इम्यून पावर होता है, इम्यून सिस्टम होता है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कमज़ोर हो जाती है। चलिए फ्रेंड्स 23 नंबर क्वेश्चन को आप पढ़ें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है और पूछा गया है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। व्हेन वाज दी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड? तो फ्रेंड्स ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कई बार आए हुए क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए 1948 में, 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, 7 अप्रैल 1948 में। ठीक है, ये 7 अप्रैल, तभी से फ्रेंड्स 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है ना। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है और 1948 से फ्रेंड्स ये मनाया जा रहा है। ठीक है, 1948 से 7 अप्रैल 1948, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो यहाँ पे बी नंबर आपका राइट होगा। यहाँ पे देख लें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और यह वैश्विक स्वास्थ्य नीतियों को बनाने और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए कार्य करता है। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे 24 नंबर ऑप्शन है, सॉरी क्वेश्चन 24 नंबर है, इसे पढ़ें और आंसर दें। 24 नंबर क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। पोलियो वायरस शरीर में किस हिस्से को प्रभावित करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो पोलियो वायरस है ये शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है? विच पार्ट ऑफ द बॉडी डज द पोलियो वायरस अफेक्ट? पोलियो वायरस आपके बॉडी के किस पार्ट को प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है? तो ये आपके नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र को ही डैमेज करता है फ्रेंड्स। ठीक है, इसी को प्रभावित करता है। अब यहाँ पे आप देख लें कि पोलियो वायरस तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और मांसपेशियों में कमजोरी या फिर स्थायी विकलांगता का कारण भी बनता है। फ्रेंड्स अगर कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 79 85 47 30 42। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। अगर आप PDF परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। हमारी जो PDF है वो 199 में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप फ्रेंड्स किसी भी राज्य से हो, अगर ANM की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, आपके रिवीजन के लिए फ्रेंड्स, और आपके फ्रेंड्स कोई भी एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं अगर आप अच्छे से फ्रेंड्स हमारी PDF को पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी जो PDF है हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है और फ्रेंड्स विद एक्सप्लेनेशन के साथ में है। तो फ्रेंड्स अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। अगर फ्रेंड्स आप क्लास लेना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स पढ़ें 25 नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, पढ़ लें इसे। रात में दिखाई न देने की समस्या किस विटामिन की कमी के कारण होती है? विच विटामिन डिफिशियंसी कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस? तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट होगा। विटामिन ए की कमी के कारण रात में दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अगर इसकी कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, रतौंधी हो जाती है। विटामिन B12 इसकी कमी से क्या होता है कि परनीसिस एनीमिया हो जाता है, बहुत ज़्यादा खून की कमी हो जाती है। और विटामिन C की कमी से क्या हो जाता है फ्रेंड्स, पायरिया हो जाता है, मसूड़ों से खून आने लगता है। ठीक है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। और विटामिन D कैल्सीफेरॉल, ठीक है, इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, इसकी कमी से रिकेटस हो जाता है, सूखा रोग हो जाता है बच्चों में। और जो एडल्ट होते हैं उनमें क्या हो जाता है, एडल्ट में फ्रेंड्स ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया जिसे कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, हड्डियाँ कमजोर हो जाती है, क्षणभंगुर हो जाती हैं। तो यहाँ पे आप एक्सप्लेन को देख लें कि विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी हो जाती है, रात में दिखाई नहीं देने की समस्या हो जाती है, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है, जिसे फ्रेंड्स रोहिब्लास्टोसिस कहा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, ये फ्रेंड्स जो नाइट ब्लाइंडनेस है इसी को रोहिब्लास्टोसिस भी कहा जाता है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स अगर कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 79 85 47 30 42। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।